दो, डॉक्टर टीना करमवीर है कांग्रेस प्रवक्ता, वो जुड़ेंगी, साथ ही साथ निवान शर्मा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो मैं निवान आपका रुख करना चाहूंगी। निवान जी, ये ऐसी खबर है जिसने आपको दुख पहुंचाया है, मुझे दुख पहुंचाया है, पूरे देश को दुख पहुंचाया है। हम समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये हुआ कैसे, इतना बड़ा हादसा हो गया है। हम सब सकते में हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ निवान जी, कौन जिम्मेदार है? ये जो 3 जाने गई है, एक स्ट्रक्चरल जगह जहां पर आईएएस का कोचिंग चलता है, देश प्रदेश से लोग आते हैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, देश के भविष्य थे ये बच्चे, कौन जिम्मेदार है? निवान शर्मा जी। देखिए, बहुत दुखद है। और ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है। उनके परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है। हमारे देश का भविष्य थे ये बच्चे, जो एक सिस्टमैटिक फेलियर की वजह से जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी। हम ये मानते हैं और इस नुकसान के साथ पूरी आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार खड़ी है। इससे कोई भी नहीं भाग सकता। मैं एक चीज आपको श्योर करना चाहता हूं कि ये इस चीज में जो लोग भी जिम्मेदार होंगे, जिन लोगों की भी जिम्मेदारी होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो किसी भी संगठन के हों, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे टॉप टू बॉटम, जो लोग इसमें जिम्मेदार होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो सिस्टमैटिक फेलियर है, इसके पीछे जो जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, अभी से नहीं, जब से इसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया गया, जब से इलीगल तरीके से ये बिल्डिंग बनी, जब से इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई, जब से इलीगल इसके अंदर ऑक्यूपेशन चल रहा था, तब से लेकर अब तक जो जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक और सवाल मेरा आपसे है कि इस बात की तो जानकारी आपको भी होगी कि दिल्ली में कितने ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शंस हैं, कितनी बिल्डिंग के कितने फ्लोर्स की परमिशन मिलती है, उसके ऊपर और उससे एक्स्ट्रा कितनी जगह बनवा ली जाती है। ये कोई नई बात नहीं है, ये सिर्फ आपको और मुझे नहीं है, हम सबको पता है। लेकिन उस चीज का हल निवान जी क्यों नहीं निकल पाया है अब तक? अगर एक बिल्डिंग में, अगर एमसीडी ने 2021 में उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में इस बात का जिक्र किया था कि बेसमेंट में या तो आपकी कार पार्किंग की फैसिलिटी होनी चाहिए या तो कोई स्टोरेज होना चाहिए, तो वहां पर लाइब्रेरी बनी, इसका इंस्पेक्शन कौन करता है? क्यों नहीं हुआ? दिल्ली में आपकी सरकार है सर, आपसे ही सवाल पूछेंगे हम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और हम सब सवालों का सामना कर रहे हैं। हम सवालों से भागेंगे नहीं। मैं थोड़ा सा आपका 1 मिनट का समय चाहता हूँ समझाने के लिए कि ये सिचुएशन जो है, इसका सोल्यूशन क्या है और ये अराइज कैसे होती है। देखिए, अगर हम भारत की बात करेंगे तो केवल अगर चंडीगढ़ को छोड़ दें, शायद ही कोई और ऐसा शहर है जहां पे जिसको टाउन प्लानिंग के तहत बिल्ड किया गया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अब जब हमारी 1 साल पहले एमसीडी में सरकार आई थी तो हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि जो भी ये इलीगल तौर पे कंस्ट्रक्शन होती है इनको रोका जाए, बंद किया जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 1 साल में एक भी ऐसी कंस्ट्रक्शन हमने नहीं होने दिया दिल्ली के अंदर जो इलीगल हो, या हमने परमिशन दी हो। हमने सब पर बैन लगाकर नहीं दी होगी, अच्छी बात है, लेकिन जो हुई है उस पर क्या एक्शन लिया गया? मेरा सवाल ये था। मैं आऊंगी मेरे रिपोर्टर भी ग्राउंड पर मौजूद है, मैं सीधा उनका रुख करना चाहूंगी पंकज का। पंकज, क्या हालात बने हुए हैं इस वक्त? बच्चों से बात कीजिए, हमें बताइए, वो तमाम उनके फ्रेंड्स हैं जो वहां पर मौजूद हैं। पंकज। बिल्कुल, देखिए, मैं बताऊं कि मैं इस समय इंडिया डेली की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं दिखाना चाहूँगा अपने सहयोगी से कि यहाँ पर बाकायदे उन बच्चों की तस्वीर लगाई गई और श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ तमाम बच्चे बैठे हुए हैं, मैं बात भी करने की कोशिश करूँगा इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम है। गौतम जी, आप लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि के लिए फ़ोटो लगाए हैं, बैठे हैं, क्या क्या मांगे हैं और अभी कब तक इस तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा? सर, सबसे पहले हमारी मांगे हैं कि जितने भी कैजुअलिटीज़ हैं या रेस्क्यू किए गए हैं, हमारे जितने भी मित्र हैं, उनकी कैजुअलिटी की असली रिपोर्ट तो आई नहीं है। और जो रेस्क्यू किए गए हैं उनकी कहाँ है, इंक्वायरी कहाँ है, वो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जिनको FIR दर्ज कर लिया गया है, 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस प्रशासन एमसीडी ऑफिशियल्स, बिकॉज इसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट वन इज कोचिंग माफिया, कहते हैं राउज IAS ऑनर एंड द कोऑर्डिनेटर, राइट? दोज हैव बीन अरेस्टेड। आई एम आस्किंग कि जो एमसीडी के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने नेग्लिजेंस करा, उनके अगेंस्ट उनका नाम कहते हैं पब्लिक में क्यों डोमेन में नहीं है, उनके अगेंस्ट FIR क्यों नहीं है? तो उनको कहते हैं हमें उनसे जस्टिस कौन दिलाएगा? और कहते हैं प्लस सर कहते हैं अगर कहते इस बेसमेंट की कंप्लेंट 1 महीने पहले हुई थी तो ये बेसमेंट बंद क्यों नहीं हुआ? कि एमसीडी को पता नहीं कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें चल रही हैं? एंड दिस इज द हार्श रियलिटी ओल्ड राजनीति नगर की। 99% ऑफ द बेसमेंट सर यहाँ पे कहते हैं बेसमेंट
बेसमेंट में क्लासेस चलती, कोचिंग्स की लाइब्रेरीज ओपन है, बट कहते नो वन टेक द एक्शन। इसी इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी चलती है या और भी ऐसे बहुत सारे? सर कहते 99% कहते लाइब्रेरीज यहाँ पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में है, तो ये रियलिटी है सर। और यहाँ पे कहते कोई एक्शन नहीं लेने वाला है, ना कोई नॉर्म के चल रहे हैं, सबके सब बिना ऑथराइजेशन के चल रहे हैं। एमसीडी अपने जो भी करके इन लोग के तालमेल से चल रही है, क्योंकि आपने अभी कुछ महीनों पहले देखा होगा कि मुखर्जी नगर में अग्निकांड हुई थी एक कोचिंग में, तो वहाँ पे उसके बाद 2 दिन के बाद ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और कहा था कि बेसमेंट में जो भी लाइब्रेरियाँ हैं या जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो बिना सेफ्टी नॉर्म्स के हैं उनको बंद किया जाए। और कुछ दिन के लिए बंद भी हुए थे, लेकिन फिर चलने लगे, सब चीज़ नॉर्मल हो गया। यहाँ भी जैसे सील किया गया है कुछ चीज़ों को, कुछ दिन के बाद फिर वो शुरू हो जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ हम लोग यहाँ पर जितने बच्चों का रेस्क्यू किया गया था, क्या उनमें से किसी बच्चों से आप लोगों के संपर्क? हम लोग वही जानना चाहते हैं कि जो सर्वाइवर थे वो कहाँ है। एक भी नहीं है, जो उस वक्त निकाले गए थे वो भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है, संपर्क नहीं हो पा रहा, कहाँ भेज दिए गए, कोई संपर्क नहीं है उनसे, पता नहीं कहाँ भेज दिया गया उनको, क्या कोई आया ही नहीं, किन्हीं का एक स्टेटमेंट नहीं आया, कोई भी नहीं है, कोई भी है एक भी नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं ना कि अब 2 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पीसफुल्ली, अब कोई सुनने को तैयार नहीं है ना। अब देख लीजिए ना, किसी को कोई फर्क पड़ रहा है? हम लोग 2 दिन से, अगर हम लोग को यहाँ कुछ हो जाता है बैठे हो, कौन जिम्मेदारी लेगा? यहीं 3 लोग की डेथ हो गई और डेथ और भी ज़्यादा लोगों की हुई है, लेकिन उसका जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। अभी यहाँ बैठे, क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार क्या, पूरी सिस्टम है इसका जिम्मेदार, पूरा सिस्टम है। एमसीडी है, दिल्ली सरकार है। देखिए दिल्ली सरकार जो है, जो यहाँ की सरकार है, ब्लेम गेम खेल रही है एक दूसरे पे कि सेंटर आप पे और आप सेंटर पे लगा रही है कि इन दोनों के आपने सीवर नहीं साफ करवाया, इस वजह से हो गया। ये पूरी दिल्ली की सीवर सिस्टम बेकार है, पूरी दिल्ली की। पूरी 10 मिनट के बारिश में ना ऐसा लगता है नदी बन गया है, नदी। आप सोच सकते हैं ना कि कितनी तो देखिए ये वो वहाँ की आम जनता है, ये वो स्टूडेंट्स है जिनसे पंकज जो है लगातार जुड़े हुए हैं। राजन तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर टीना करमवीर भी हैं, और दोनों का मैं रुख करूंगी। राजन तिवारी जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि लगातार आरोप लगते हैं तमाम पत्रकारों पर, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहाँ के स्टूडेंट्स कह रहे हैं। वो स्टूडेंट्स साफ कह रहे हैं कि सेंटर स्टेट को, स्टेट सेंटर को, सेंटर स्टेट एमसीडी एलजी, इन सब के ऊपर राजन तिवारी जी, ये जो 3 बच्चों की मौत हुई है, इनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी कोई समझ ही नहीं सकता है। लाइब्रेरी में थे ये स्टूडेंट्स, अपने भविष्य की बेहतरी के साथ तैयारी कर रहे थे। देखिए शब्दों में किसी चीज को बयान करना असंभव है, क्योंकि जो लोग बेचारे बहुत सपने सजो करके आए थे, देश के भविष्य बनने के लिए आए थे, आज उनको मौत के गिलास में निगल दिया। लेकिन इसके जो जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि मैं इसी राजेंद्र नगर में पैदा हुआ हूँ और इसी राजेंद्र नगर में पला बड़ा हुआ, तो मैं राजेंद्र नगर की चीज़ों से वाकिफ हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या क्या इशूज है, क्या क्या प्रॉब्लम है। इनमें 5 लोगों का तो सीधा सीधा 2 हिस्सा निकल करके आता है। पहली वो PWD जिन्होंने सड़क का निर्माण किया, जो सड़क जो है मकानों से ऊंची बन गई। दूसरी जो है हमारे दिल्ली जल बोर्ड, जिनके बरसाती नाले साफ होने चाहिए, समय रहते वो साफ नहीं हुए। पानी की निकासी जो होनी चाहिए मोहल्लों से, ब्लॉकों से जो सीधा बाहर लो लाइन एरिया में पानी आता है, वो साफ नहीं हुआ था समय रहते, तो उस वजह से ये इशू है। और तीसरा जो हमारा जो दिल्ली की सरकार है, देखिए मैं एक साथ कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हैं, इनको भी समझ में आना चाहिए कि किस पार्टी के साथ नहीं है कि जेल से केवल अपराध पनप सकता है, जेल से सरकार नहीं कर सकती। आज आपने हाल देख लिया, अभी राजेंद्र नगर से सटा हुआ इलाका है पटेल नगर, 2 किलोमीटर दूर है, सेम घटना वहां भी हुई। और वहां पे वो ऊपर का फ्लोर था, यहाँ बेसमेंट। अब ठीक है, एक व्यक्ति जिसने बिल्डिंग का मिसयूज किया वो भी दोषी है, उनको तो आपने पकड़ लिया। लेकिन जो बच्चों ने भी बात उठाई कि क्या ये सरकारी दफ्तर में काम करने वाले, चाहे वो जल बोर्ड के लोग हों, चाहे वो PWD के लोग हों, चाहे ये चुने हुए हमारे लोग हों जिन्होंने सरकारें चला रखी हैं, क्या इनको कहीं हमने दोषी ठहराया? इनकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है। और बिजली का सबसे बड़ा मामला है कि बिजली राजन जी सवाल तो पूरे सिस्टम पर बच्चे उठा रहे हैं। सवाल राजन जी, सवाल करने में बच्चे या दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार नहीं बोल रहे हैं, पूरे सिस्टम का फेलियर है राजन जी। ये आपका फेलियर है, ये दिल्ली सरकार का फेलियर है, ये एमसीडी का फेलियर है, ये उन महान कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ओनर्स का फेलियर है जो बच्चों को मोटी फीस पर बुला तो लेते हैं, लेकिन जब उनके मैप में, उनके बिल्डिंग के मैप में लाइब्रेरी जिस जगह पर अलाउड
अलाउड नहीं होती है। क्या वो बच्चा कह रहा है डॉक्टर टीना करमवीर जी? वो बच्चा ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि 99% ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां के बेसमेंट में लाइब्रेरी है, तो कौन इसकी मॉनिटरिंग करेगा? जब नक्शा पास होता है किसी बिल्डिंग का और उसके बाद उस जगह पर कोई अवैध चीज बनाई जाती है जो अलाउड ही नहीं होती है, तो कौन आगे चलकर उसका जिम्मेदार होता है? क्या एमसीडी, क्या दिल्ली सरकार, क्या केंद्र सरकार तभी एक्शन लेगी जब ऐसी कोई घटना हो जाए? देखिए, ये बेहद दुखदपूर्ण है और आप ये सिर्फ पहली बार नहीं हो रहा है। आप दिल्ली की हालत ऐसी है, आधे घंटे अगर बारिश हो जाए, आधे घंटे बारिश हो जाए तो पूरा बाढ़ से ग्रसित हो जाता है ये क्षेत्र। और दिल्ली जिसे राजधानी कहा जाता है, दिल्ली जहां पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, प्रधानमंत्री साहब ने अभी बात की है पेरिस में जो ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है, तो पहली बात तो ये है कि जहां पर प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, जहां पर दिल्ली की सरकार है, वो खामोश क्यों बैठे हैं? उनको सामने आना चाहिए। आप लगातार देखिए, कांग्रेस पार्टी उन छात्रों के साथ है क्योंकि बच्चे अपने सपने देखते हैं, उनके माता पिता उनको दिल्ली जैसे राजधानी में भेजते हैं तैयारी करने के लिए, अपने घर बाहर से दूर भेजते हैं ताकि भरोसा जताते हैं कि दिल्ली राजधानी में वो लोग सुरक्षित होंगे। लेकिन आप हालत देख लीजिए, ये सिर्फ मैं राजेंद्र नगर की बात नहीं कर रही हूँ, मुखर्जी नगर, तमाम ऐसी जगह पर जहां जहां कोचिंग चल रही है वहां पर ये लोग व्यापार कर रहे हैं, ये धंधा कर रहे हैं एक तरीके से, और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई हाँ, हम तो स्वीकार करते हैं। आप जिम्मेदारी लीजिए, उन माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चों की मौत हो गई है, उनके बच्चे जिनसे छिन गए हैं। और मैं ये बात इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि हम देखेंगे अगर दिल्ली में अगर बारिश होती है तो इतना बुरा हाल हो जाता है, कोई संज्ञान लेने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों के घरों में तो पानी घुसे या नहीं घुसे इनको कोई परवाह नहीं है, इनको जनता की परवाह नहीं है। कब तक आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे? आप सामने आइए ना, आप कहिए कि हमारी गलती है, हमारे और ये पूरे सिस्टम की गलती है। और खास तौर पर मैं इसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को दोषी करार करती हूँ क्योंकि ये लोग बिल्कुल संज्ञान नहीं लेते। दिल्ली की आप सोचिए, शीला दीक्षित की सरकार थी उस समय, आप देखिए दिल्ली की क्या रोल मॉडल कहा जाता था दिल्ली सरकार को। डॉक्टर टीना करमवीर जी, मुझे नहीं लगता ये वो वक्त है जब हम सरकारों का कंपैरिजन करें और हम ये याद दिलाएं कि कांग्रेस के समय पर दिल्ली के क्या हालात थे। नहीं डॉक्टर टीना जी, आप जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। इनके ले रहे राजन जी जिम्मेदारी ले रहे, इनके बच्चों का, इनके घरों के बच्चे होते तो उनको कैसा अनुभव होता? आप सवाल पूछिए इनसे कि लगातार ये सिर्फ 3 छात्रों की बात नहीं है। अभी पटेल नगर के अंदर आपने देखा होगा, करंट लग के एक बच्चा किस तरीके से तड़प तड़प के मरा। क्या आप उनके माता पिता का दुख अनुभव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इनके घर के बच्चे नहीं है। अपने घर के बच्चे तो ये विदेश में पढ़ने को भेज रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली में बच्चा अपनी खेतों में अपनी सब चीजों बेच के जो बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, उनके सपनों को कैसे तोड़ सकते हैं? ये उनके सपनों को लगातार तार तार कर रहे हैं। अरे बच्चों को भविष्य इनको उज्जवल करना चाहिए। आप ऐसी लाइब्रेरी के लिए आप परमिशन कैसे दे रहे हैं? अभी मुखर्जी नगर का उस बच्चे ने जिक्र किया, मैं उस समय वहां मौजूद थी, वहां पर किस तरीके से अग्निकांड हुआ, जिस तरीके से आग लग गई, छोटे छोटे बच्चे इतने दुखित थे। आप बताइए कि अगर वहां पर जाने की जिम्मेदारी किसकी थी? कौन वहां पर गया? कोई नेता गया वहां पर संज्ञान लेने के लिए? किसी को कोई परवाह नहीं है। निवान शर्मा जी, देखिए डॉक्टर टीना करमवीर कई सारे सवाल पूछ रही है, आप इसका जवाब दीजिए। आप ये जो बच्चे कह रहे हैं कि सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, निवान शर्मा जी सिस्टम तो आप लोगों का है ना? जी जी जी, देखिए मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो कह सकते हैं, लेकिन ये समय है ही नहीं राजनीति करने का और मैं राजनीतिक बयान बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैं आपको टेक्निकलिटीज बताना चाहता हूँ। जो लॉस हो गया है उसकी भरपाई नहीं कर सकता कोई भी, ये क्लियर है। जो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या FIR फायर डिपार्टमेंट पे हुई, जो लॉस हो चुका है वो भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम पिछले 1 साल से मैडम ये ट्राई कर रहे हैं। दिल्ली में लाखों ऐसी बिल्डिंग्स हैं, दिल्ली में लाखों ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो सालों से चली आ रही हैं और जो नहीं है, जहां पर रिस्क है। हमने पिछले 1 साल में सैकड़ों ऐसी बिल्डिंग सील की हैं। हमने पिछले 1 साल में एक भी नई बिल्डिंग ऐसी नहीं बनने दी है। और अभी भी जैसे ही ये सिर्फ राजेंद्र नगर की बात नहीं है, पूरे दिल्ली में ऐसी बिल्डिंग्स है जहां पे ऐसे कंस्ट्रक्शन पूरा राजेंद्र नगर की बेसमेंट सारी मिसयूज हो रही है, सारी निवान जी आपने बच्चों को सुना होगा। मैं आ रही हूँ टीना जी, राजन जी मैं आऊंगी। निवान जी देखिए, आप हमारे पंकज राय जो है
वो वहीं पर मौजूद है। आपने उन छात्रों को सुना होगा, वो छात्र किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं थे, ना ही वो पत्रकार थे कि आप कोई आरोप प्रत्यारोप कर पाए, ना ही वो बीजेपी के थे, ना ही वो कांग्रेस के थे। वो स्टूडेंट्स थे, वो देश के भविष्य हैं। वो आईएएस की तैयारी करने आए थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि वो अपने दोस्त को इस तरह गवा बैठेंगे। निवान जी, वो बच्चा जो वहां पर पढ़ाई करने आता है, उसका ये कहना है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में 99% ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर बेसमेंट में क्लासेस ली जाती हैं, जहां बेसमेंट को लाइब्रेरी बनाया गया है और कई समय से है। अगर ये बात ओल्ड राजेंद्र नगर के छात्र को पता है तो आपकी सरकार है सर स्टेट में, आपको क्यों नहीं पता? एमसीडी को क्यों नहीं पता है? इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं? एमसीडी का वो लेटर भी हमने देखा है सर, जो 2021 में बिल्डिंग को लेकर पास किया गया है, जिस पर बेसमेंट, फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फ्लोर 1, फ्लोर 2 पर क्या होना चाहिए वो लिखा है। अगर एमसीडी ये कहती है कि आपके बेसमेंट में कार पार्किंग या स्टोरेज होना चाहिए, और अगर कोई संस्थान इस बात को नहीं मानता है, तो क्या एमसीडी को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए सर? आप कह रहे हैं आपने 1 साल से कार्रवाई की है, तो आपका ये ओल्ड राजेंद्र नगर कैसे छूट गया? इतनी बड़ी जगह है सर। नहीं छूटा। आप सुनिए, आपने अगर उन बच्चों की बात सुनी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बिल्डिंग सील की गई थी लेकिन फिर खुल गई। प्रॉब्लम ये है, हम लोग एक्शन ले रहे हैं, हमने वहां पे बिल्डिंग सील की, और मैं आपके रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ, आप सुनिए, आपके रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ कि 1 हफ्ते पहले हमें राजेंद्र नगर की कंप्लेंट आई थी। 1 हफ्ते पहले हमने 1 हफ्ते पहले उस कंप्लेंट पर काम करते हुए वहां के विधायक ने कमिश्नर को जो है वो तलब किया, और कमिश्नर से हमने वहां के जो बिल्डिंग जोन ऑफिसर थे उनको सस्पेंड कराया। जहां पे हमने सील की थी वहां से हमें कंप्लेंट आई, हमने कमिश्नर को बोला, कमिश्नर ने वहां के बिल्डिंग जोन ऑफिसर को सस्पेंड किया। ये जो ग्राउंड लेवल पे अधिकारियों की और जो लोकल नेताओं की भ्रष्टाचार है, हम उसको पूरी तरह से खत्म करने पर लगे हैं। हम सील करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो पुरानी जड़ें, भाजपा की बनाई हुई जड़ें हैं, इनको काटने में समय लग रहा है। इतनी गहरी जा आप चुकी बोलिए है। भाजपा की, डॉक्टर टीना बोल रही है जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या हुआ था, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। लेकिन इन सब के बीच में 3 बच्चों की मौत हो गई है। बच्चे तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सिस्टम का फेलियर है। वो तो राजनीति भी नहीं कर रहे, सिस्टम को आरोप दे रहे हैं। और इन सिस्टम में यही पार्टीज है जो आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हो। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहा है, कहीं जाइएगा मत। चर्चा जो है वो लगातार जारी रहेगी, क्योंकि बड़ी दुखद खबर है। देश में इन तीनों छात्रों की मौत को लेकर एक क्षति है, एक दुख की लहर है, सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जो 3 बच्चे हैं जिनकी जाने गई है, जो इंतज़ार कर रहे थे कि लाइब्रेरी में इनको कोई बचाने के लिए आएगा, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होगा कि लाइब्रेरी जहां वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जहां वो अपने भविष्य को और बेहतर क्रिएट करने जा रहे हैं, देश के सर्वोच्च ओहदे वाला एग्जामिनेशन कहा जाता है यूपीएससी के एग्जामिनेशन को, जहां वो उसकी तैयारी करने जा रहे हैं, वहां पर उनकी जान चली जाएगी। वो कल की सुबह नहीं देख पाएंगे। ये ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीर है। ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली का वो इलाका है जहां पर देश भर से हजारों लाखों की तादाद में बच्चे आते हैं आईएएस का सपना लेकर कि वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठेंगे, आईएएस की पढ़ाई करेंगे। और आईएएस की पढ़ाई करने में सालों साल लग जाते हैं, 5-6 साल लग जाते हैं बच्चों को कि वो पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, और उसके बाद कुछ उसे क्वालिफाई कर पाते हैं, कुछ वापस चले जाते हैं। लेकिन पंकज हमारे साथ लगातार ओल्ड राजेंद्र नगर से जुड़े हुए हैं। मैं पंकज का रुख करना चाहूंगी। पंकज, एक बार फिर से तस्वीर दिखाइए, क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं उन बच्चों के, क्या पीड़ा से वो गुजर रहे हैं? क्योंकि जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, पानी के जो हालात हैं, पुलिस प्रशासन, सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन इन बच्चों के भविष्य के साथ जो हुआ है वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। बच्चों का क्या कहना है? क्या किसी के माता पिता वहां पर पहुंचे हैं जिनसे आपकी बात हो पाई हो? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बच्चे इसी बात को लेकर के चिंतित हैं कि अगर हम इतने दूर से यहाँ पर आईएएस आईपीएस की तैयारी करने आते हैं तो हमारी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बच्चों का आरोप है कि हमने पिछले कई बच्चे, कल हमने बात किया था, उन लोगों ने साफ बताया कि हमने 1 महीना पहले इस चीज़ की ऑनलाइन कंप्लेंट किया था, लेकिन फिर भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि अगर उस कार्रवाई की जाती तो आज ये बड़ा हादसा नहीं होता। मैं बात करूँगा, और भी यहाँ पर कई बच्चे हैं, यहाँ पर इनसे बात करूँगा कि लोग बैठे हैं। आप, क्या नाम है आपका? मेरा प्रिंस जी, आप बैठे हैं यहाँ पर। दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई किया गया, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एमसीडी ने भी 2 से 3 जो चल रहे थे लाइब्रेरी, उनको भी सील कर दिया। तो अब आप लोगों की क्या मांगे हैं और कब तक बैठेंगे? हमारी मांगे थी कि एफआईआर की कॉपी दी जाए
और जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो जुडिशियल इंक्वायरी के थ्रू की जाए। और जो एमसीडी जो बता रही है कि हमने 15-17 कोचिंग जो सीज कर दी गई हैं वो कितने दिनों तक की गई हैं, क्योंकि ये कार्रवाई तो रेगुलर है एमसीडी की, वो करती रहती है और वो 2 महीने बाद फिर चालू हो जाती है। आप लोग यहाँ तीन जिनके साथ एक घटना हुई, जिनकी मौत हुई है, वो लोग यहाँ पर आपने तस्वीर लगा के आप लोग यहाँ बैठे हैं, तो अभी आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ बैठने से क्या कार्रवाई होगा, या आप लोगों की क्या मांग है, उस मांग को बताइए। हमने मांग कल एसीपी साहब के सामने रखी थी, जिसमें हमारे 7 पॉइंट्स है, जिसमें एफआईआर की कॉपी दी जाए, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जुडिशियल इंक्वायरी हो, और रेंट कंट्रोल का भी मुद्दा था, जो कि अनरेगुलाइज जो यहाँ पर रेंट जो बढ़ाया जाता है उसका मुद्दा सारे छात्रों ने मिलकर उठाया था। और ये जो लाइब्रेरी चल रही थी, क्या राजेंद्र नगर के हर इलाके में है या सिर्फ यहीं पे चल रहा है? हर गली के अंदर सारी लाइब्रेरियाँ, 2-3 लाइब्रेरी को छोड़ के सारी की सारी लाइब्रेरी सारी अंडरग्राउंड है। सब देखिए यही सवाल है पंकज जो इस वक्त हम लगातार पूछ रहे हैं। राजन तिवारी जी है, डॉक्टर टीना करमवीर है, निवांश शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजन जी, एक बात बताइए और एक बात को समझाइएगा, ये जो सिस्टम का फेलियर हुआ है सर, हम और आप तो अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहे होंगे कि ये जो 3 बच्चों की जाने गई है उनके माता पिता पर के क्या हालात हो रहे होंगे, किस स्थिति में होंगे वो, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। इन बच्चों ने भी खुद कभी सोचा नहीं हुआ था। कुछ तो इनमें ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हाल ही में आए थे, एक बच्चा केरल से आया है, एक उत्तर प्रदेश से, एक दिल्ली में कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। पटेल नगर में पिछले दिनों जो हादसा हुआ है, हम उससे नहीं बाहर आए थे कि ये बड़ा हादसा हो गया। राजन जी, ओल्ड राजेंद्र नगर एक ऐसा जगह है जिस पर एक वेब सीरीज भी बनी है, एक इमोशन है ओल्ड राजेंद्र नगर बच्चों का। लेकिन अगर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, पुलिस प्रशासन इन सब चीज़ों का देखरेख नहीं कर पाते हैं तो क्यों ऐसे कोचिंग्स खुलते हैं, क्यों इनको लाइसेंस दिया जाता है ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने का? क्योंकि फीस तो ये बहुत अच्छी खासी लेते हैं। ऑनलाइन की फीस अलग होती है, ऑफलाइन की फीस अलग होती है। देखिए, मुझे इसमें केवल इतना कहना है कि जैसा आपने कहा कि मैं फिर दोहराना चाहता हूँ इस बात को कि किसी भी प्रकार से, किसी भी शब्दों से इस बात की पूर्ति नहीं की जा सकती कि जो लॉस हो गया, ना हम वो संवेदनाएं दे पा सकते हैं जिनका लॉस हुआ, उन माता पिता का, अभिभावकों का, और जो जिंदगी चली गई, क्या सपने थे उनके चले गए। लेकिन गिनती के 10 या 20 ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जो मेन बड़ी मुख्य सड़कों पे है। लेकिन बाकी, जैसा अभी एक स्टूडेंट ने कहा ना, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैं यही पला बड़ा हुआ हूँ, पैदा हुआ हूँ, यहीं रहता हूँ, तो एक एक गली की बेसमेंट के अंदर जितने भी बेसमेंटें हैं सबके अंदर लाइब्रेरी चल रही है। अब वो जो लाइब्रेरी है, कोई बोर्ड किसी ने थोड़ा ना लगा रखे। अब आप 10 के ऊपर कार्रवाई कर भी लेंगे, और मैं कह रहा हूँ यहाँ कम से कम 200-300 के आसपास लाइब्रेरी है और हर बेसमेंट के अंदर स्टूडेंट्स के लिए है। अब क्या प्रॉब्लम क्या है कि ये डिमांड एंड सप्लाई का मामला। अब कोचिंग सेंटर बड़े बड़े जो नामी है वो मोटी बड़ी फीस लेते हैं। बच्चा पढ़ने के लिए आता है, भविष्य उसको लगता है कि यहाँ पे पढ़ाई करेगा तो शायद आईएएस बनेगा, तो उसको रहने के लिए जगह चाहिए। अब रहने के लिए यहीं पीजी चल रहे हैं, यहीं पे वो बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि बेसमेंट केवल स्टोरेज पर्पस में इस्तेमाल हो जाए, और ऊपर के अगर लाइब्रेरी बनानी हुई है तो ऊपर के फ्लोर पे बने, ग्राउंड पे बने, फर्स्ट पे बने, कहीं भी बने, लेकिन इसके ऊपर किसी भी प्रकार से। राजन जी, मैं आऊंगी आपके पास। इसी बीच